हेलो फ्रेंड्स, तो आज बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तक उत्तक विज्ञान। और इसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप वहां से देख सकते हैं। तो ये ज्ञान बिंदु का बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर इसमें से आता है और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बस शॉर्ट रिविजन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बस इसमें करवाऊंगी और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या ये सही है? तो ये तो सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। तो नहीं, एक कोशिकीय में, क्योंकि एक कोशिकीय में इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि वह एक ही कोशिका का बना होता है और उत्तक बनने के लिए एक से ज़्यादा कोशिकाओं की होने की उसकी ज़रूरत होती है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकेंड थर्ड में है, पादप तथा जंतु को दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। तो हाँ, पादप और जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सही क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? सही क्या है। तो सही क्या है हमारा? ऑप्शन 1 और 3। 1 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तक को एक दूसरे के बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों पूछ रहा है? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम इसको पढ़ लेते हैं। पौधों में कोई गति नहीं होती है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण कर सकते हैं। तो यह तो सही है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। यह भी सही है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। यह भी सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या पूछ रहे हैं? सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था इसने मेयर ने किया था। ऑप्शन डी। ऑप्शन एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में ही एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाती है। तो यह सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है। तो हाँ, कुछ में पाई जाती है। यह भी सही है। तो हमारा पूछ रहा है कि सही क्या है। तो हाँ, दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पादपों में विभाजोत्की उत्तक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसमें क्या सही है? तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ये मृत उत्तक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। तो नहीं, यह गलत है। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता या लचीलापन प्रदान करते हैं। तो नहीं, यह लचीलापन प्रदान नहीं करते बल्कि दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में पाया जाता है। तो नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, यह कॉर्क में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। लंबाई के लिए उत्तरदायी है विभाजोत की उत्तक, लंबाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाजोत की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है सही नहीं है। तो हम इसको पढ़ते हैं। यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। हाँ, तो जैसे मैंने ऊपर बताया तो यह तो सही है। इस उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो नहीं, बड़ी बड़ी नहीं होती है, इसकी छोटी छोटी होती है। और हमसे गलत ही पूछा तो तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। हाँ, केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। तो यह भी सही है। हमसे गलत पूछा था, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। शीर्ष विभाजोत की उत्तरदायी है। शीर्ष विभाजोत की किस लिए उत्तरदायी है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष सबसे ऊपर होगा, वो लंबाई के लिए ही होगा। तो लंबाई वृद्धि होती है, वो ए हो जाएगा हमारा आंसर। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऑब्वियसली लंबाई में वृद्धि होगा, वही होगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा है? शीर्ष में जो रहेगा। तो शीर्षक विभाजोत की संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम उदाहरण है। यह बताइए किस चीज का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पार्श्व विभाजोत का। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसमें द्वितीयक वृद्धि पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम, और वो पार्श्व विभाजोत्की का ही हिस्सा है। क्वेश्चन हो गया 14। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? अब तना को बढ़ाएगा तो तना तो हमारे अगल बगल होता है, उसकी मोटाई, उसकी घेरे को बढ़ाना है, तो पार्श्व विभाजोत्की हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। पौधे के स्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि बोल रहा है यहाँ पे स्थायी ऊतक, अगर स्थायी है तो उसमें क्षमता विभाजन की तो नहीं होगी, तो हमारा यह सही है। विभाज्योत ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में स्थायी ऊतक होता है। हाँ, विभाज्योत की जब वृद्धि कर लेती है तो वह स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं होते हैं। अब इसमें क्या नहीं होता है, जब द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा तो द्वितीयक वृद्धि के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि कैम्बियम का जरूरत होता है, तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, तो कैम्बियम का नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनता है और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शीर्षक विभाजोत्की और पार्श्व विभाजोत्की दोनों। शीर्षक विभाजोत्की और अंतर्वेशी विभाजोत्की, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ए और सी दोनों सही है। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा होता है, संवहन ऊतक का निर्माण होता है पार्श्व विभाजोत्की के द्वारा, आंसर सी हो जाएगा। मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक है, मृदु ऊतक एक सरल ऊतक है। निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, किस में जीवित पाई जाती है, तो जीवित पाई जाती है मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक दोनों में ही जीवित पाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी दोनों। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है, वायु ऊतक हाइग्रोमीटर होगा, कुछ हाइग्रो करके कुछ होगा, तो ये नाम से ही पता चल रहा है वायु हाइग्रो होगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, एक ही में है हाइग्रोफाइट्स। जलोभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं। अभी जल में तैरते हैं, ये किसके कारण तैरते हैं, तो यह तैरते हैं वायु ऊतक के कारण, ऊपर पड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं भित्ति सेलुलोज तथा यहाँ पे हो जाएगा सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कणों पर अलिग्निनी स्थूलन मिलते हैं, तो यह किस में मिलते हैं, तो यह मिलते हैं कोलेनकाइमा में, आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। इसमें बोल रहा है बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है, तो वह है स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन ए। तरुण पौधे वैसा पेड़ जैसा कि साकीय पौधे जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उसका तना बहुत लचीला होता है। तो ये देखिए सेमी क्वेश्चन आ गया, साकीय द्विपक्षीय पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू के लचीलेपन तथा दृढ़ता कौन प्रदान करता है, तो ऊपर में पड़े हैं स्थूलकोण ऊतक, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, लचीलापन के लिए स्थूलकोण ऊतक की जरूरत होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं है, अब जड़ में उपस्थित नहीं है मतलब कि वो शीर्ष में या फिर तना के भाग में उपस्थित होगा, तो वह हो जाएगा स्थूलकोण ऊतक, ऊपर ही पड़े हैं स्थूलकोण ऊतक तने में पाया जाता है लचीलापन के लिए, तो यह जड़ में नहीं पाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, अब ये मोटी होगी मतलब दृढ़ता प्रदान करेगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा दृढ़ ऊतक। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, कुछ भाग जैसे पत्ते और तना की इस नम्यता का कारण किसकी बहुयता को माना जाता है, तो यह किसकी बहुयता को माना जाएगा, तो यह माना जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दृढ़ ऊतक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है, पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है, बताइएगा आप सभी, पटुआ में किस ऊतक की होती है, तो दृढ़ ऊतक, ऑप्शन डी। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है, तो यह किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है, तो यह दृढ़ ऊतक के द्वारा तैयार होता है। जैसे कि क्वेश्चन में यह कठोर, कठोर मतलब दृढ़। सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा होगा, तो यह होगा कॉर्क के कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त करते हैं, तो यह प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, तो कॉर्क कैम्बियम से ही प्राप्त करते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, वाणिज्यिक मूल्य वाला, वाणिज्यिक मूल्य जो बेचा जाए वो होता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है, मृदु ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार होती है। दृढ़ ऊतक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है दृढ़ ऊतक में, तो इसको पढ़ेंगे, नहीं पाया जाता है, पूछ रहा है। यह मृदु ऊतक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो यह तो हमारा गलत है, क्योंकि दृढ़ ऊतक मृद में नहीं बल्कि
जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो यही यही गलत है, तो हमारा आंसर गलत ही पूछ रहा था, नहीं पाया जाता, तो ए आंसर हो जाएगा। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्वान होती है। ये कोशिकाएं मृत एवं संकीर्ण अवकाश वाली होती है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं। यह भी सही था। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विभाजोत्की और दृढ़ ऊतक। आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। पौधे से प्राप्त होने वाले कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? बोल रहे कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो कॉर्क में हमारा आंसर हो जाएगा यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होते हैं, यह पाई जाती है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, नहीं, जीव द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। बाकी दोनों को पढ़ लेते हैं। इनकी भित्ति में जल एवं गैस नहीं होता है, यह सही है। यह हल्का होता है एवं जल्दी इसमें आग नहीं लगती है, यह भी सही है। विलामीन की आवश्यकता होती है। विलामीन की आवश्यकता हमें कहाँ होती है? तो विलामीन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए होती है। किस प्रकार के जड़ में विलामीन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो स्पंजी ऊतक किस में पाया जाता है? तो अधिपात मूल में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आर्किडिक के विलोमन ऊतक पाए जाते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं आर्किडिक के? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, मूल में, मतलब रूट में पाए जाते हैं। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो जो छिलका है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अधिचर्म, अपेंडेंस। क्वेश्चन हो गया 43। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे को जल हानि से रोकती है? जल हानि से कौन रोकता है? तो इसका आंसर बताइएगा, कौन रोकता है? क्यूटिकल रोकता है। त्वचा जन ऊतक शीर्षत विभाजोत्की से बनता है। यह निम्नांकित में से विकसित होता है। यह किससे विकसित होता है? तो यह विकसित होता है बाह्य त्वचा से। जैसे कि त्वचा में ही लिखा हुआ है, तो बाह्य त्वचा से होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्मार्ग करते हैं? तो यह कौन निर्मार्ग करते हैं? तो यह करते हैं ऑप्शन बी, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। तो रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? बाह्य त्वचा में। पौधों के बाह्य त्वचा को ठीक नीचे के परत को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ठीक नीचे परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। पौधे के अंतः त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? अंतः त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले को परिरंभ या फिर पीठ कहते हैं। हमारा आंसर ये दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों। कैम्बियम से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा एक सही नहीं है। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच रहता है, तो यह सही है। यह एक पिचपत्री तथा द्विपिचपत्री दोनों पौधे में पाए जाते हैं, तो नहीं, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। यह एक या कई परतों के बने होते हैं, सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवारों की बनी, पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, यह भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें कौन सा शामिल है? इसमें शामिल है कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पीठ, किरणें। डी हो जाएगा आंसर। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? अब इसके मुख्य कार्य पूछ रहा है, इसके मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में कौन अजैविक पदार्थ का संचयन करता है? कौन संचयन करता है? तो यह संचयन करता है इडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं को क्या कहते हैं? जाइलम के दोनों ओर क्या पाया जाएगा? फ्लोएम पाया जाएगा, उसे कहते हैं कोलेक्ट्रेल। और ये संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? और ये रेडियल वेस्क्यूलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बताइएगा कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक पिचपत्री पौधे के जड़ों में। पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। स्टील परत में क्या शामिल होते हैं? तो स्टील परत में शामिल होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा परिरंभ, संवहन फूल तथा मज्जा, हो जाएगा आंसर हमारा सी। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयु का पता वार्षिक वलय की गिनती करके लगाया जाता है। ऑप्शन बी। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? इसमें शामिल होंगे, जब इसका वर्ष ज्ञात होगा तो इसमें सभी शामिल होंगे। वसंत और शरद दोनों ही शामिल होते हैं। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है? वृद्धि वलय किसके कारण बनता है? तो यह बनता है अंतरअभिरंभ एथा के द्वारा।
एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या होगी? अब वलय की गिनती करके ही आयु का पता लगाते हैं, तो जब 50 वलय मिलते हैं तो इसकी आयु भी हो जाएगी 50 वर्ष। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है यहाँ पे, इसीलिए नहीं होता है। पुराने पेड़ों को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? जब आपने कभी काटा होगा तो देखा होगा कत्थई रंग का उसमें दिखता है, तो वह क्या होता है? तो वह हृदय काष्ठ होता है, ड्यूरामेन होता है, सारील होता है, इनमें से सभी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो इसमें बोल रहा है सही कथन इसमें पूछ रहा है, तो हाँ मृत होती है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, तो यह भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यदि सन 2000 में वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट ऊंची पर लगाई गई हो, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ता है? तो इसका वो जो कील ठोका हुआ है 7 फीट पे, वो 7 फीट पे ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। पेड़ की लंबाई ऊपर होगी लेकिन कील ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो जहाँ है वहीं रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। जटिल उत्तक बना होता है। जटिल उत्तक किससे बना होता है? तो यह बना होता है विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। आंसर हो जाएगा सी। चलनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, तो यह चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम में, ऑप्शन ए। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो यह कितने तत्वों से होता है? यह 4 तत्वों से होता है। संवहन उत्तक का निर्माण होता है। संवहन उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? तो संवहन उत्तक का निर्माण पार्श्व विभाजोत्की से होता है, ऑप्शन बी। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो जाइलम तत्व नहीं है सीव ट्यूब, नहीं है जाइलम तत्व। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। अब ये भिन्न क्यों होती है पूछ रहा है? क्रियात्मक केंद्रक के अभाव के कारण यह भिन्न होती है। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन में कार्य करता है? तो यह परिवहन में कार्य करता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जीवित कोशिका के का बना होता है जाइलम ऋतु उत्तक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिकाओं का कौन सा बना होता है? हमारा आंसर हो जाएगा बास्ट तंतु, ऑप्शन सी। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो यह भोज्य पदार्थ के संवहन में कौन भाग लेता है? चननी नलिका। चननी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? पूछ रहे मदद कौन करता है? तो मदद करेगा जो हमारा सहायक होगा, तो सह कोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? अब सहायता कौन प्रदान करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 का फ्लोएम तंतु। यहाँ पे सह कोशिका नहीं होगा, वो भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है लेकिन यांत्रिक सहायता देता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम उत्तक में चलनी पट्टी पाई जाती है, तो चलनी पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोनों चलनी नलिकाओं के बीच पाई जाती है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम किस लिए जिम्मेदार है? तो वो जल वहन के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन डी। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? वो झड़ जाती है या छूट जाती है, किस कारण से झड़ जाती है? वो कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने के कारण वह झड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जेसी बोस ने। जेसी बोस ने, इसका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस। निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कवच का कार्य कौन करते हैं? तो वह करते हैं उपकला। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक है? घाव भरने में कौन सहायक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्यूबोलाइड एपिथीलियम, ऑप्शन सी। अंगों को विसरण, श्रावण तथा अवशोषण में मदद करता है। अवशोषण में कौन मदद करता है? तो वो मदद करता है एपिथीलियम। इसको हम लोग उपकला भी कहते हैं हिंदी में। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। बाहरी सतह निर्मित होती है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा साल्क एपिथीलियम से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस एपिथीलियम उत्तक के
कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं। किसमें सीलिया पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं स्तंभाकार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं। यह सही है या गलत है? इसमें सही पूछ रहा है तो हमारा ये है, और गलत ये। और संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है। तो यह भी गलत है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट दे दिया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है सही है, कौन सा सही है? तो हमारा दोनों ही गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सल्की का क्या प्रमुख कार्य है? सुरक्षा करना। पक्षमावी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो यह पाए जाते हैं ट्रकिया तथा गर्भाशय में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने के कार्य करता है? दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है पेशी ऊतक, ऑप्शन सी। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? अब गर्म कौन रखेगा? तो वह वसा। वसा उनको बोलता है कि वसा खाने से बॉडी ज्यादा गर्म रहता है, जैसे कि वो चिकन मटन हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा में ऊतक। ऊंट का कुब्बर किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुब्बर बना होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी, ऊंट के पीठ के ऊपर थोड़ा निकला हुआ भाग रहता है, वो किस चीज का बना होता है? यही पूछ रहे। तो यह बना होता है वसा में ऊतक का। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी रहती है? वसा की बूंद किस में भरी रहती है? तो वसा संयोजी ऊतक में। निम्न में ऊतक कौन है? इसमें ऊतक पूछ रहा है कि कौन है? ऊतक है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, रुधिर, यानी कि ब्लड। ब्लड हमारा एक ऊतक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? इसमें भी ऊतक ही पूछ रहा है कि कौन है, तो यह लसिका हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? अब संयोजी ऊतक कौन है? तो अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट सभी संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु कौन उत्तरदायी है? वसा में ऊतक। ऊपर भी पढ़े हैं। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। यह पीला तंतु कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत और पीला, तो यह पाए जाते हैं एरिओलर ऊतक में। कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन उपास्थि में पाए जाते हैं। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में ऊतक से, ऑप्शन ए। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु ऊतक से। टेंडन का तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? टेंडन तथा लिगामेंट संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमसे पूछ रहा है सही क्या है? टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है, तो यह सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, यह भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। सेबेशियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? सेबेशियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो यह स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाए जाते हैं। लैक्राइमल ग्रंथि क्या श्रावित करता है? लैक्राइमल ग्रंथि क्या श्रावित करता है? तो यह श्रावित करता है हमारा आंसू। आंसू में हमारा लैक्राइमल ग्रंथि होते हैं। किस ऊतक से तलवे, खूर और सींग बनते हैं? तो हमारे जो तलवे होते हैं थोड़ा जो तक हार्ड होता है, खूर, सिंग, ये सब थोड़ा हार्ड होता है। या पूछ रहा है किस चीज का बना होता है? तो यह बना होता है केरोटीन के, ऑप्शन सी। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है, तो यह कोशिका कहाँ उपस्थित रहता है? तो यह अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में पाई जाती है। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है। मास्टर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है संयोजी ऊतक में। एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर कोश वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो प्रोटीन हिस्टामिन कौन स्रावित करता है? तो मास्टर कोशिका, ऑप्शन ए, बी। निम्नलिखित में कौन पीला यकृत या अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? तो जालवत संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। सबसे मोटी हमारी होती है तलवे पे। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंख के पलक के ऊपर वाला जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा पतली होती है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चर्म में वसा ऊतक की कमी। वसा ऊतक से ही हमारी चर्बी जो होती है वो मोटी होती है और वही कम हो जाता है, इसलिए वो झुर्रियां आ जाती है। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? पूछ रहा है नाभि रज्जु क्या है? तो यह है भ्रूणीय संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी। हेवरिशियन तंत्र पाए जाते हैं। हेवरिशियन तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है। यह कहाँ भाग लेता है? पूछ रहा है। यह भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में।
कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने का वाले कुल प्रोटीन क्या का है, यह कितना है उसका, यह कितना भाग है, तो यह 1/3 भाग है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है, यह संयोजी ऊतक में का अधिकांश प्रोटीन क्या होता है, तो यह होता है कोलेजेन। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है, तो यह है उपास्थि। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है, तो गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है पेशी ऊतक। सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्मा नामक तरल कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पेशी ऊतक में। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के होते हैं, तो यह मूल रूप से किस प्रकार के होते हैं, यह पेशी ऊतक के होते हैं। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है, नेत्र के आइरिस में क्या पाया जाता है, कौन सा ऊतक, तो यहाँ पाया जाता है अरेखित पेशी। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, यह कहाँ उपस्थित होते हैं, यह हृदय या पेशी में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी जो हमारे रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं पराशरण के कारण होता है, तो यह किसके संकुचन और पराशरण के कारण होता है, तो अरेखित, बी हो जाएगा। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पेशी ऊतक में। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो यह होता है कार्डियक पेशी में, ऑप्शन सी। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार क्या होता है, तो वह होता है हमारा अरेखित पेशी, ऑप्शन ए। संवेदन का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा, दिमाग के द्वारा। तंत्रिका ऊतक का इकाई क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, शरीर सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वह होता है तंत्रिका ऊतक। अगर किसी इंसान का दिमाग खराब हो गया तो वो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो दोबारा उसकी कोशिका विभाजन करती ही नहीं है, तो वो दोबारा कैसे उसको बना पाएगी, अगर नहीं बना पाएगी तो वो जैसा अगर उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा, तो वो ठीक नहीं किया जा सकता है। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो वह शाखाएं कहलाती है डेंड्रॉइड्स। रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं हमारे तंत्रिका में। दो न्यूरॉन के जोड़ों को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन का जो जोड़ होता है वो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिनेप्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है, तो इसमें संवेदना का संचार एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी किससे संबंधित है, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में है। तो ये यहाँ पे सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं थर्ड चैप्टर का अपलोड करूंगी। अगर आप लोग इस थर्ड चैप्टर को देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।